नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों आप लगातार टेलीविजन रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड देख रहे होंगे, जहरीली शराब का, जिसके चलते बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं या फिर विकलांगता का या फिर गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है और पिछले अगर आप फरवरी जनवरी से ये ट्रेंड देखें तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोगों की जान जहरीली शराब पीने के कारण हो चुकी है। और ये सिर्फ किसी एक जिले में, एक शहर में, एक मोहल्ले तक सीमित तब मामला नहीं है। ये एक संगठित गिरोह बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का बड़ा कारोबार किया जा रहा है। और इसके पीछे प्रमाण है, इसके पीछे तथ्य हैं। लोगों की जीवन के साथ खेला जा रहा है, हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है और यह भारी परेशानी, चिंता का विषय है। आखिर वो कौन लोग हैं जो ये जहरीली शराब का समानांतर सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के कारोबार को फैसिलिटेट कर रहे हैं? मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के भीतर अवैध शराब का, जहरीली शराब का या शराब की तस्करी का 20 से 25 हजार करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों से लेकर मेट्रो, बड़े बड़े शहरों तक फैली हुई है। और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत संगठित हैं, बहुत ताकतवर हैं। कितनी भी सरकारें आई गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराब सिंडिकेट के पैरेलल अरेंजमेंट को तोड़ पाने में सब कोई नाकाम रहा है। और इस साल लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा कि फरवरी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अकेले सहारनपुर में 64 लोगों की मृत्यु हुई थी। हापुड़ में अभी 12 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज में 8 लोगों की मौत हुई। और तो और छोड़िए, राजधानी लखनऊ में बंथरा इलाके में 6 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तमाम लोग आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरठ देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, श्रावस्ती देख लीजिए, हर तरफ से आपको जहरीली शराब बिक्री की या नकली शराब के कारोबार की बड़ी खबरें आ रही हैं सामने। तो मैं जानना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि आखिर यह सिंडिकेट चला कौन रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं और उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, उनको बचाया क्यों जा रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम दंडनीय कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लोगों की जान से खिलवाड़ का हक आखिर किसने इनको दिया है? मैं आज भी दावे के साथ यह बात कहता हूं कि आबकारी विभाग, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पॉलिटिशियन और लोकल गूंस यानी गुंडों का एक संगठित गैंग बना हुआ है। अगर इसकी व्यापक जांच कराई जाएगी बहनों भाइयों, व्यापक जांच, राज्य स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी तो बड़े सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। एक जिले या 2 जिलों से खबरें तब सामने आती हैं जब कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। पुलिस भी ढकने छिपाने की कोशिश करती है, आबकारी विभाग भी उसको छिपाने की कोशिश करता है। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि कभी भी शराब के खिलाफ कोई बयान नहीं देते। क्यों? आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कौन कौन लोग हैं जो इससे लाभान्वित है और लाभ का हिस्सा कहां से कहां तक जाता है, जिसके कारण यह एक समानांतर सिंडिकेट अवैध रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। और मैं फिर दावे से कह रहा हूं कि 20 से 25 हजार करोड़ का सिंडिकेट है जो समानांतर चल रहा है उत्तर प्रदेश में और लंबे समय से चल रहा है। कितनी सरकारें आई गई लेकिन इनका कोई कुछ कर नहीं पाया। शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होती है, वो आज तक नहीं रुकी। और अब सरकारी ठेकों से जहरीली शराब बेचने का मामला मुजफ्फरनगर और लखनऊ से आया। गांव में किसी ने बना के बेच दी, ज्यादा स्प्रिट डाल दी, ज्यादा जहरीली हो गई, लोग मर गए, वो अलग विषय है। सरकारी ठेके से जहरीली शराब का बिकना यह प्रमाणित करता है कि गिरोह बहुत संगठित है और आबकारी विभाग का संरक्षण हासिल है। मैं चुनौती के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि लखनऊ और मुजफ्फरनगर में सरकारी ठेके से खरीदी गई दुकान से जहरीली शराब बेची गई है। बहनों भाइयों, हुकूमत इस बात का जवाब दे, आबकारी विभाग इस बात का जवाब दे कि आखिर जहरीली शराब सरकारी ठेके से बेचने की मंजूरी किसने दी। आबकारी विभाग के उच्च पदस्थ ताकतवर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है?
क्या कारण है कि मुट्ठी भर के आबकारी अधिकारी पूरे विभाग को जकड़न में लिए हुए हैं, चाहते हुए भी बड़े बड़े ताकतवर मंत्री भी या बड़े बड़े अधिकारी भी उनका रोंवा टेढ़ा नहीं कर सकते हैं? क्यों? शराब से होने वाली आय उत्तर प्रदेश में इस सबके पीछे है। हुकूमतें भी इनसे डरती हैं, हुकूमतें भी इन पर हाथ डालने से परहेज करती हैं। कारण सिर्फ शराब से होने वाली राज्य सरकार की आमदनी का है। और आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई न करना, आबकारी विभाग के अफसरों पर ऑडिट न करना, इनको सर्विलांस में न लेना और इनको निर्द्वंद छोड़ देना, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में इनको संरक्षण हासिल है। और आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश के बेहद भ्रष्ट, बेहद करप्ट और लोगों के जीवन से खेलने वाला महकमा है। और ये कोई अभी ऐसा 3-4 सालों में हो गए, नहीं, लंबे समय से यह विभाग यही करता आया है। और इस विभाग के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत किसी सरकार में नहीं पड़ती। हिम्मत नहीं है बहनों भाइयों। छोटे अफसरों पर सस्पेंड कर देने को मैं कार्रवाई नहीं मानता। आबकारी विभाग के सिपाही, इंस्पेक्टर, डीईओ पर कार्रवाई को मैं कार्रवाई नहीं मानता। जवाब दें कि जो प्रेजेंट आबकारी आयुक्त हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज हैं, इनके कार्यकाल में जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई? आबकारी मंत्री का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? इस पर कोई श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं होता है? कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस पर कोई एसआईटी क्यों नहीं बैठती है? तो ये 20 से 25 हजार करोड़ जा किसके पास रहे हैं? किसकी जेबें भरी जा रही हैं? और कौन कौन है जो इसमें ये जहरीली शराब की दलाली खा रहा है? ये एक बेहद घातक मामला है, क्योंकि इसमें जानते हैं किन लोगों की जान जा रही है? बेहद गरीब लोगों की, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, रोजमर्रा का काम करने वाले, किसान भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी दारू, वो इस तरह की शराब का शिकार होते हैं। एक भी थाना ऐसा बता दीजिए या एक भी ऐसा जिला बता दीजिए या कोई इस दावे के साथ कह दे कि इस जिले में अवैध शराब नहीं बनती है। कौन डीईओ ऐसा है जो ये साबित करके दे सकता है उत्तर प्रदेश के भीतर? तो इनकी इजाजत मिली हुई है। आप ये ना समझें कि ये कोई छिपा हुआ कोई अंडरवर्ल्ड का काम है या कोई जमीन के भीतर काम हो रहा है। सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, सबको पता है कौन लोग इस धंधे में, ये भी मालूम है सबको। हर जिले में चिन्हित हैं कौन लोग इस तरह के शराब की तस्करी और इस तरह की शराब बिकवाते हैं। उसके बावजूद आज तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, सैकड़ों जानें चली गई। हो सकता है कि आपके लिए यह एक सामान्य विषय हो, लेकिन आप सोचें कि जिन गरीबों के घर उजड़े हैं, जिनके परिवार तबाह हुए हैं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके परिवारों का क्या हुआ? वो तो तबाह और बर्बाद हो गए, अनाथ हो गए, उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनका जीवन बदल गया, उनके बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल पाई। यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है। हमें इस पर काम करना होगा और हमें इस पर बात करनी होगी और यह इंश्योर करना होगा कि इस संगठित गिरोह पर बेहद कड़ी कार्रवाई हो और इसे अभियान और आंदोलन की तरह चलाना होगा ताकि हम शराब माफिया की कमर तोड़ सकें और ये समानांतर जहरीली शराब बेचने का सिंडिकेट उत्तर प्रदेश के हर जिले जिले, थाने थाने, गांव गांव फैला है, इसको रोक सकें। क्योंकि वैसे भी नशे का कारोबार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर है। गांजा, अफीम, भांग कहीं भी देख लीजिए आप। अब तो लोग अपने घर के पिछवाड़े उगाने लगे हैं गांजा। ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। हमें इस पर बहुत निर्णायक और ठोस कार्रवाई की जरूरत है बहनों भाइयों, क्योंकि लोगों का जीवन खतरे में है। कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट आगे बढ़ाएंगे। एक गिरोह है जो आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का धंधा चला रहा है। इसमें सरकार के लोग मिले हुए हैं, मंत्री मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं। ये ऐसा शासन है जहां पर अपराधों को छुपाने के लिए किसी भी तरह का गुनाह आदित्यनाथ सरकार की पुलिस करने को तैयार है। सरकार इतनी निकम्मी है कि जहरीली शराब नहीं रोक पा रही है या जहरीली शराब के माफियाओं से कथित रूप से कहीं न कहीं सत्ताधीशों के संपर्क हैं या संबंध है। पहले लखनऊ, अब प्रयागराज, फिर न जाने कहां रोज मौतें हो रही हैं आदित्यनाथ जी।
इसका जिम्मेवार कौन है? लगातार जहरीली शराब माफिया बेचते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, लखनऊ की घटना हो या बाराबंकी कुशीनगर की घटना हो। इसके मतलब शराब माफिया तो आराम से जहरीली शराब बेच रहे हैं और सरकार कहती है कि हम माफियाओं पे शिकंजा कस रहे हैं। जहरीली शराब का धंधा उत्तर प्रदेश में दोगुनी रफ्तार से इन दिनों बढ़ गया है और ठंड के महीनों में वैसे भी इसकी खपत तेजी से बढ़ती है और इस दौरान ऐसी घटनाएं स्वाभाविक तौर पर बेहद बड़ी रफ्तार से बढ़ती भी हैं। ये इनका प्राइम टाइम चलता है, ये शराब तस्करों का ये जो समय चल रहा है। तो आज मेरे साथ डिबेट में समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, फार्मर IAS ऑफिसर SK द्विवेदी, फार्मर DGP विक्रम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं और ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, SM असरा PSPL से हैं और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। समीर सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोक पाने में आपकी सरकार नाकाम क्यों है? इनके खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और इसमें सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित और पीड़ित है तो आम आदमी, गरीब आदमी। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा था और प्रतिपक्ष के प्रवक्ताओं की भी बातों को मैं सुना। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं आपके डिबेट के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश को जब आप देखेंगे तो जहरीली शराब रही हो या शराब सिंडिकेट की बात आप कर रहे थे, इस पे सबसे ज्यादा प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आप देखेंगे पिछली हमारी सरकार में शराब माफिया जो उत्तर प्रदेश की सरकारों को चलाने का काम करते थे, उनकी कमर तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर अंकुश लगाया। आदरणीय योगी जी 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और तब से लेके आज तक, चाहे नकली शराब रहा हो, मैं असली शराब की बात ही नहीं कर रहा, लाइसेंसी शराब की बात नहीं कर रहा। आज भी चड्ढा जी की ही दारू बिकती है उत्तर प्रदेश में। मैं नकली शराब की बात कर रहा हूँ, जहरीली शराब की। चड्ढा जी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपकी सरकार में भी है। पूरी हो जाने दे जी। नहीं ब्रजेश जी, तब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप दो प्रकार की नकली शराबें बिक रही है। एक तो चाहे चड्ढा बेच रहे हैं चाहे खड्डा बेच रहे हो, दूसरा स्थानीय स्तर पर भी शराब माफिया नकली शराब बना के बेच रहे हैं और उससे लोगों की मौतें हुई है। आपको कानपुर का उदाहरण देना चाहते हैं। कानपुर के अंदर जो घटना हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और उनका पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व था और समाजवादी पार्टी के नेता को जेल भेजा गया था। मैं 20 उदाहरण दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई की है और हमने कार्रवाई करके लोगों को जेल भेजा। पर मुझे आप बताओगे कि हापुड़ में 12 लोग कैसे मरे? मुझे आप बताओगे कि लखनऊ में 6 लोग कैसे मरे और आपने क्या कार्रवाई की? नहीं ब्रजेश जी, जो भी मरा, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक मरा, मुझे दुख है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार उससे चिंतित है। हमने सदैव प्रयास किया है कि कैसे इन चीजों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन बरसों तक जिन लोगों ने इसको पल्लवित और पुष्पित किया, आज मैं उनके बयान सुन रहा था। जो लोग शराब माफियाओं के भरोसे, अवैध शराब चलाने वालों के भरोसे सरकार चलाते थे और उनके नेता इसमें इन्वॉल्व थे, गिरफ्तार होकर जेल गए हैं। सरकार में कार्रवाई नहीं होती थी पिछली सरकारों में। हमारी सरकार में पर 4 साल हो गए आपको शासन करते उत्तर प्रदेश में, अभी तक आप विपक्ष पर ही आरोप लगाएंगे या कुछ अपने ऊपर भी जिम्मा लेंगे? ब्रजेश जी अपने ऊपर जिम्मा ले रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं संवेदना व्यक्त करता हूं मृत परिवारों के प्रति। हमारे सरकार के अब ये शराब सिंडिकेट कितना बड़ा है समीर जी? मैं कहा है उत्तर प्रदेश के, ऑल राइट, थैंक यू, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऑल राइट, आगे भी। अब ये शराब सिंडिकेट, पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही है, नकली शराब बेचने वाले, जहरीली शराब बेचने वाले, शराब की तस्करी करने वालों का संगठित गिरोह कितना व्यापक, कितना बड़ा, कितना दुर्दांत और उत्तर प्रदेश के लोगों की जान पर कितना भारी है। 39 साल उत्तर प्रदेश की सेवा करने वाले फॉर्मर IPS ऑफिसर
और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, और आप लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताइए कि ये सिंडिकेट कितना ताकतवर है, आप बताइए कि ये सिंडिकेट पर हाथ डालना क्यों मुश्किल है, और आप बताइए कि पिछले कई दशकों से इसके खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम हमेशा पढ़ते हैं कि इतने लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। ब्रजेश जी, इस सिंडिकेट की ताकत जीरो के बराबर है, ये जीरो है, लेकिन इनमें प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन हम फूंकते हैं। जिस दिन हम अपना याचना बंद कर देंगे और अपना भिक्षा पात्र इनके सामने से हटा लेंगे, ये मिट्टी में मिलाए जा सकते, मिलाए गए भी है पहले। 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने जिलेवार, जैसे आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था, मैंने वो भी दिन देखा था कि एक एक माफिया को बीन बीन करके रासुका के अंतर्गत जेल भेजा गया था। इनको पुष्पित पल्लवित करने वाले दरअसल हम ही लोग हैं। आज ये है ब्रजेश जी कि मेरठ में आपके टीवी पे ये दिखाया गया था कि जब छापा पड़ा तो फावड़ा लेकर के इन लोगों ने पुलिस को और एक्साइज को पकड़ा लिया। मैंने तो ये देखा था कि जब पुलिस जाती थी एक्साइज वाले तो ये पतलूने गंदी कर देते थे। सही तो है। अब ये दुर्दिन भी देखने, अब ये भी दुर्दिन देखना था कि ये फावड़ा लेके अब दौड़ाएंगे खाकी वर्दी वालों को, एक्साइज वालों को। और हमारे एक ईमानदार डीजी थे जयंत चतुर्वेदी, वो कहते थे, और इसके आपकी बात का उत्तर है, अगर 10,000 की रिश्वत है तो जांच शामिल है, अगर 50,000 की है तो सीओ शामिल है, अगर 1 लाख की रिश्वत है तो एसपी शामिल है, और 50 लाख की है तो मैं भी शामिल हूं। आप इस फॉर्मूले से पता लगा लें कौन कौन शामिल है। और कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना सुजीत पांडे ऐसे ईमानदार अफसर को जिसका कोई लेना देना नहीं एक्साइज एक्ट से, आपने उसका तबादला कर दिया। और बेहयाई और बेशर्मी ये कि आपने आबकारी आयुक्त और आपका प्रमुख सचिव आबकारी को जरूरी नहीं समझा, सारी जिम्मेदारी इनकी थी। लेकिन वाह, इनका संगठन तो देख लीजिए, आपने 2 शब्दों का प्रयोग किया था अपने प्रारंभिक संबोधन में, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम। जब गवर्नेंस का स्तर 5वें तल तक पहुंच जाए तो मान लीजिए अपराध संगठित है, सामान्य अपराध नहीं है, जेब कट नहीं है। और अगर उसको आपको करना है तो पहले आप निर्णय ले लीजिए आप क्या चाहते हैं। आप वाकई गंभीर हैं या कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सुजीत पांडे 2-4 और आईपीएस को सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन जो प्रमुख इसके जो पर्दे के पीछे रिमोट जिनके हाथ में है, उनको अगर आपने विकलांग नहीं किया तो कर्तव्य से आबकारी एक्ट में विक्रम सिंह जी जितने भी अधिकार हैं, हक है, ये सारा कुछ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। कमिश्नर पुलिस तो यहाँ केवल एसएसपी की तरह बैठा हुआ है, उसके पास कोई ज्यादा अधिकार है नहीं। 1-2 अधिकार थे, हमने सुना, वो भी अब वापस होने वाले हैं कुछ दिन में। तो कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या आबकारी आयुक्त या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज पर क्यों नहीं हो रही? इसीलिए तभी और ट्रेजेडीज होंगी। अभी ब्रजेश जी, अभी और ट्रेजेडीज होंगी। हम दावत दे रहे हैं यमराज को, और इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, जो वाकई दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम वाकई गंभीर नहीं है इस समस्या के निराकरण के लिए। इसको करना है तो जैसे ब्रजेश जी कहते थे, जयंत चतुर्वेदी साहब, जैसे सिगरेट के बट को पैर के नीचे से रख के मसल दिया जाता है कानून के पैमाने पे, वैसे ही अगर नहीं किया तो ये वो भस्मासुर है, या तो ये रहेंगे या आप रहेंगे, दोनों नहीं रह पाएंगे। ये आप चयन कर लीजिए। योगी जी के स्वच्छ और निर्मल नाम को और छवि को धूमिल करने के लिए ये अधिकारी, डीएम का कुछ नहीं होगा, आबकारी आयुक्त का भी कुछ नहीं होगा, और नहीं प्रमुख सचिव आबकारी का होगा। लिखा लीजिए मुझसे, ये होने वाला नहीं है। अब इनको कौन प्राण ऊर्जा ऑक्सीजन दे रहा है, जिस सर्वविदित है। और अगर आप कहेंगे तो मैं कह भी दूंगा, ये वो सशक्त लॉबी है जो सबसे का लाभान्वित कौन हो रहा है? यही लाभान्वित हो रहे हैं, यही एक लॉबी लाभान्वित हो रही है। इसी वफादारी का आलम तो देखें, एक्शन कहां से हो जाए, वफादारी भी तो एक चीज होती है जी। तो ये जो मैंने आकलन किया कि ये 20 से 25 हजार करोड़ का सिंडिकेट होना चाहिए एनुअल, आप क्या इस अनुमान से सहमत हैं या कम और ज्यादा हो सकता है? ये एक अवैध अर्थव्यवस्था है सर आपकी, समानांतर अर्थव्यवस्था है, और इसका आपने थोड़ा हल्का करके किया है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये आकलन तब था आज से 2 दशक पहले का। आज तो जो है चमड़े हैं, और इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई आज दिखाई नहीं पड़ रही है। और मैं तो प्रश्न चिन्ह लगता हूं लोगों को जिन्होंने योगी जी को आगाह नहीं किया इस खतरे से, जिन्होंने योगी जी के उज्जवल छवि को धूमिल किया, पांडे को गलत निलंबित किया और डीएम को निलंबित नहीं किया, आबकारी आयुक्त को नहीं किया और प्रमुख सचिव आबकारी को नहीं किया। क्या उन्होंने कौन सी सजीवन बूटी खा रखी है साहब? नहीं तो प्रयागराज में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरठ में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुजफ्फरनगर में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अलीगढ़ में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई के नाम पर क्या, एक्साइज का सिपाही या बहुत दबाव पड़ा तो डीईओ को ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी मजबूत पावरफुल लॉबी है एक्साइज ऑफिसर्स की।
ब्रजेश जी कैंसर के ट्रीटमेंट में बैंडेड और लाल दवा लगाते रहे और कैंसर अल्पो गत्वा क्या होगा आपको समझ सकते हैं। कैंसर का इलाज कैंसर की तरह होना चाहिए। ऑल राइट सर, एस.के. द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और बहुत लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश की रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द्विवेदी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये नकली और जहरीली शराब का जो समानांतर घातक जानलेवा सिंडिकेट है, इसको तोड़ पाने में क्यों नाकाम है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसको कौन खाद पानी दे रहा है? ब्रजेश जी, ये जो समानांतर अर्थव्यवस्था चला रही है एक्साइज डिपार्टमेंट में, इसके लिए हम सब लोग बराबर से दोषी हैं। 1991 में, जिसकी हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्साइज डिपार्टमेंट की जो इनकम होती है चाहे थोड़ी कम हो, लेकिन वो एक्साइज डिपार्टमेंट सरकार चला रही थी। 1 साल तक ये माफियाज से हटा करके गवर्नमेंट को दिया गया था। यूपी शुगर फेडरेशन और यूपी टूरिज्म ने चलाया था, जैसा कि आप आज की तारीख में दिल्ली में देख रहे हैं। और वो बड़ा सफल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये शराब माफिया, शराब सिंडिकेट इस कदर लगे हुए थे कि उन्होंने उस सिस्टम को फेल कर दिया। और उसकी परिणति ये हुई कि प्रत्येक बार जब कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है, हमारे गरीब भाई मरते हैं, तो हम लोग टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, बैठ के ये विधवा विलाप होता है और इसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। मैं आपके ही चैनल पर जब कानपुर में हुश ट्रेजेडी हुई थी तो इस बात को चुनौती के साथ कहा था, और भाजपा के प्रवक्ता, कोई जिम्मेदार प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि साहब मैं आपके चैनल पर ही आके बताऊंगा कि क्या कार्रवाई हुई। आज तक नहीं पता लगा कि उस एक्साइज अफसर का, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर का और वहां के नहीं कोई कार्रवाई, जिला प्रशासन एक भी कार्रवाई हुई। बंधना में यही मैं बता रहा हूं, ये दाखिल दफ्तर हो जाता है, बस्ता खामोशी में चला जाता है। लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे जहरीली शराब का कारोबार हुआ। आप कार्रवाई कमिश्नर पुलिस पे करते हैं जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है जिसकी। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि आबकारी आयुक्त से इतना प्रेम क्यों, ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संजय भूसरेड्डी से इतना प्रेम क्यों, राम नरेश अग्निहोत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कारण ये है कि सिंडिकेट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि हमारे योगी जी को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। ये पैरेलल इकोनॉमी को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए एक एसआईटी जिसमें निष्पक्ष ईमानदार छवि के पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बहुत एसआईटी बन गई, अब एसआईटी ना बनवाओ, उनको मिलाकर वैसे भी 15-20 एसआईटी इस वक्त बनी है, अब इनकी जांच के लिए एसआईटी बनानी पड़ेगी। किन एसआईटी का क्या कह रहा हूं मैं, ईमानदार छवि के लोगों को ला करके और इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये इसी प्रकार से फलते फूलते रहेंगे और हम लोग यहाँ पर बैठ करके इस तरह की बात करते रहेंगे। ये गरीब लोग जो मरते हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक उनको अगर आप देखेंगे तो जो ये कोई पुरसहाल नहीं है, ना कोई इनको सरकारी सुविधा मिलती है। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन मर गए। भाई विवेक जी, अभी आपने समीर सिंह की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जितनी भी अवैध शराब है, नकली शराब है, जहरीली शराब है, सब आपकी पार्टी के नेता बनवाते और बिकवाते हैं। तब तो बड़े मतलब मालदार पार्टी होगी आपकी। अरे ब्रजेश जी, आपने 20 से 25 हजार करोड़ की बात की, तो बिना राजनीतिक संरक्षण से क्या ये अवैध धंधा, ये काला धंधा, ये काला बाजार शराब का चल सकता है? पहली बात तो ये है। आप चाहे लखनऊ देख लें, प्रयागराज देख लें, फिरोजाबाद देख लें, और चाहे हापुड़ देख लें, वहां क्या हुआ? डायरेक्ट ठेके से जहरीली शराब बिक रही है और लोग मर जा रहे हैं। अरे लखनऊ से बेची गई। जी हाँ, बिल्कुल लखनऊ की बात की। और सबसे बड़ी बात तो ये है, समीर सिंह साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोविड के समय में इनके नेता अपनी गाड़ी में रख के शराब बेचते हुए पकड़े गए, उस पे इन्होंने क्या कार्रवाई कर दी, जरा बता दें। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी शराब बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ, कोविड के टाइम में ब्लैक मार्केटिंग करते हुए अवैध रूप से बेच रहे थे। समीर सिंह साहब बैठ के यहाँ भाषण दे रहे हैं। पर आपने भी मिर्जापुर की घटना है, जाके पता करिए। वन बाय वन मिर्जापुर की घटना है समीर सिंह साहब, मिर्जापुर की घटना है, जाके पता करिए। समीर सिंह जी, पहले राउंड में नो इंटरप्शन। विवेक साइलेंस अपनी बात कंप्लीट करें। ओके समीर सिंह जी, ओके। कानपुर में आपका विधायक मुलजिम बना। थैंक यू समीर जी, थैंक यू समीर जी। विवेक जी अपनी बात कंप्लीट करें। करो यार, इनको शांत करें, शर्म आपको आनी चाहिए। मिर्जापुर जाके पता करिए।
रचित पाठक, इन्हें कानपुर में बात की, रचित पाठक वहां विक्रू कांड में असलाह सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। इनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव थे, क्या कार्रवाई कर ली इन्होंने? इनके पदाधिकारी खुद लिप्त रहते हैं। ब्रजेश जी आपको याद होगा कंप्लीट करें सर। आपके समीर सिंह साहब के टाइम में जो शहीद हो गए थे, वहां रचित पाठक और योगेश राज जो मेन अभियुक्त थे, उनका मालाओं से स्वागत हुआ था। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उनको पदाधिकारी बना के ब्रजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये जहरीली शराब का सिंडिकेट कितना ताकतवर है कि इसको तोड़ पाने में इतनी ताकतवर सरकार, यशस्वी लोगों की सरकार, क्या कारण है? आपको क्या लगता है ब्रजेंद्र? समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बताएं। समीर जी प्लीज, बताऊंगा। यस ब्रजेंद्र जी गो अहेड प्लीज, अपनी बारी में बोलिए। ब्रजेंद्र जी बताओ ना, चैनल पे बताओ कि एक सेकंड आप पूर्वांचल में जाके बेटी नहीं करते हैं। ओके, केवल ब्रजेंद्र जी बोलेंगे। ब्रजेंद्र जी बोलिए। आदरणीय ब्रजेश जी, राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक लाइन है कि हे ईश्वर तेरी करुणा और कृपा का कोई जवाब नहीं, तू मलहम हमेशा वहां लगाता है जहां कोई घाव नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी का चोगा पहने हुए, ये 9वीं बड़ी घटना है जो आप चर्चा कर रहे हैं, और ये 987 लोग मर चुके हैं जब से श्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा सरकार का सपोर्ट है। और हर घटना के बाद कोई बीजेपी प्रवक्ता आकर भाषण देता है कि हम बहुत बड़े कार्रवाई कर रहे हैं, या तो अपराधी अपनी जमानत रद्द करा के जेल जा रहे हैं, या तो राम नाम सत्य हो रहा है। तो ये भाषणबाजी अब बंद होना चाहिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त घटना है और पूरी तरीके से सरकार का संरक्षण है। आदरणीय डीजी साहब बहुत सही बात कह रहे हैं कि आप जो है पांडे जी को हटा दिया और जो लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सब बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं। तो जब तक तो क्या आप चाहते हैं कि आबकारी आयुक्त को सस्पेंड कर दिया जाए? बिल्कुल सस्पेंड किया जाए, और अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी को सस्पेंड कर दिया जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? जी जी। और सबसे बड़ी बात सर कि आपका इंस्पेक्टर शहीद होता है और शहीद करने वाले पहले तो 3 बार नाम बदला जाता है, फिर उसको छूटने पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम योजना का महामंत्री बनाया जाता है। तो जो अपराधियों को संरक्षण और महिमा मंडल भाजपा कर रही है, जब तक ये चीजें नहीं बंद होंगी तब तक अपराध नहीं रुकने वाला है। ऐसे लोग मरते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ताकतवर लॉबी को तोड़ पाने में क्या कठिनाई है भाई? लोग चिन्हित हैं, सिस्टम चिन्हित है, सरकार बेईमान है, सरकार बेईमान है, बेईमानों के साथ खड़ी हुई है। थैंक यू ब्रजेंद्र जी, थैंक यू। एसएम अशरफ जी, देखिए सबसे बड़ा जो बात है ब्रजेश भाई, इच्छा शक्ति की कमी की बात है। आपको याद होगा पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा इस तरह के जो माफिया इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और देसी शराब, जहरीली शराब जो है सरकारी ठेकों से बिक रही है। यही एक वजह थी कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको रिशफल किया तो उन्होंने एक नया मिनिस्टर बनाया जिसने आने के बाद कहा कि हर कीमत पर इसके ऊपर हम रोक लगाएंगे। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, बल्कि जो बात पिछले मई जून जुलाई में थी उससे बदतर अभी पिछले 1 महीने के अंदर से है। अभी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर जो है फूलपुर के अंदर 6 लोगों की जान जा चुकी, 19 लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति इसलिए नहीं है कि आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो लोग बाजार नहीं जा सकते थे, लेकिन शराब की दुकानें पहले खोल दी। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि जिस प्रदेश का मुखिया संत समाज से हो, योगी हो, उसका सबसे पहले शराब को प्रमोट कर रहा है। तो जब वो शराब को प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का नेक्सस बगैर सरकार के संरक्षण के आगे फल फूल नहीं सकता। कंप्लीटली इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री हैं और आबकारी मंत्री हैं। सैयद मोहम्मद तकी साहब आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तकी साहब, मेरे पास अमर उजाला की एक रिपोर्ट है। थैंक यू अशरफ साहब। ये अमर उजाला की एक रिपोर्ट है जो मुजफ्फरनगर जनपद से छपी हुई है। ये बताती है कि लाइसेंसी दुकानों से, जहां जो सरकारी ठेके हैं, वहां से नकली शराब बेची जा रही थी। नकली होलोग्राम, नकली रैपर, सारी चीजें बरामद हुई और इनकी तादाद करोड़ों में। अब आप बताइए सरकारी ठेकों से ये धंधा हो रहा है? यही तो बोल रहा हूं सर। ओके, यस तकी साहब गो अहेड। विजय जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक शायर हूं और मैंने हालात को देखते हुए शेर कहा है कि दोपहर में शमशान पे हूं और शाम को कब्रिस्तान में हूं, मैं बदलते हुए हिंदुस्तान में हूं। आप देखिए लगातार जो खबरें आ रही हैं, चाहे शराब की खबरें हों, चाहे परूली जलाने से आत्महत्या की खबर हो, चाहे लोग बेरोजगार हैं उससे आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, मौत का तांडव पूरे उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं लोग उत्तर प्रदेश के अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। सरकार बस जो है वो
बातें कर रही है, हम ये कार्रवाई भाई, हम करेंगे, इसको इसका आश्वासन रोक दे क्यों रहा है। नहीं पा रहे हैं? जमीन कारण क्या है? कारण ये है कि क्या हम सब- आबकारी विभाग पर हाथ देखिए, डालने से भ्रष्टाचार परहेज जो कर रहे है, हैं? भ्रष्टाचार का फार्मूला हमेशा ऊपर से शुरू होता है, भ्रष्टाचार कभी नीचे से शुरू नहीं होता। अगर अधिकारी, अगर चीफ मिनिस्टर ये प्रण कर लें कि एक भी हम दिन भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लेंगे, सारी चीजें राइट टाइम हो ऑल राइट, जाएंगी। बीरेन जी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, मैं देखकर हैरान हूं, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक बड़ा दिलचस्प डेटा दिया। मेरे पास वो डेटा नहीं था, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि इस सरकार में 987 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हो चुकी है अब तक। ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये ऐसा दावा कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखी घटनाएं, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मुजफ्फरनगर हो, हापुड़ जैसी घटनाएं हो गई हो, और उसके बावजूद बड़े अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं, बड़े मिनिस्टर्स पर कोई एक्शन नहीं। मामूली एक्साइज के सिपाही और इंस्पेक्टर और डीईओ पर कार्रवाई करके इतिश्री कर ली जाती है। कारण देखिए, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौत तांडव कर रही है। गरीब मर रहे हैं जो शराब से, कच्ची ठेके से शराब पीते हैं। सरकारी बोतलों से लोगों की जान जा रही है। पहले तो अवैध शराब, कच्ची शराब से लोग मरते थे। ये बात सही है कि इस एक महीने के अंदर प्रदेश के 3 जिलों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। हापुड़ है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। सरकार के सामने चुनौती है। अब ये कहते हैं कि देखिए, शराब तब तक नहीं बिकना रुकेगी जब तक पुलिस और आबकारी दोनों की मंशा एक नहीं होगी। कच्ची शराब तो पुलिस भी पैसा लेती है, आबकारी भी लेती है बिकवा के गांव-गांव में। और ये एक कुटीर उद्योग की तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहा है। जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि थाना क्षेत्र में अगर कहीं शराब बिकती है तो हल्के के सिपाही को जरूर पता होता है। अब वो कच्ची शराब तक तो ठीक है, लेकिन जब ठेके से ही जहर बट रही है तो उसमें सिपाही क्या कर लेगा, पुलिस क्या कर लेगी? उसमें तो आबकारी महकमा जिम्मेदार है। आबकारी महकमे पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। इन बड़ी मछलियों पर बीरेन जी क्या कारण है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, शराब में बहुत पैसा है, लाखों लाख रुपया आता है। एक दिन का बियर का लाइसेंस देके 1 हफ्ते तक चलवाते हैं शहरों में। बड़ी आमदनी है, इंस्पेक्टर से लेके जिला आबकारी अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर तक सब जाता है। हाँ। सब जगह पैसा बढ़ता है, बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत है। अब इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है कि शराब पर ओवर रेटिंग होती है। इस सरकार में भी प्रदेश के कई जिलों में, खासतौर से बुंदेलखंड और पूर्वांचल और पश्चिम के कुछ जिलों में ओवर रेटिंग लगातार हो रही है। ना तो कमिश्नर रोक पाए, ना प्रमुख सचिव। जबकि सरकार चाहे तो दूसरे विभाग के अधिकारी को लगा के शराब खरीदवा ले, पता लग जाएगा। लखनऊ में ओवर रेटिंग ना कराओ, आसपास चाहे जहां कराओ, कोई शोर नहीं मचता है। करोड़ों की आमदनी है ओवर रेटिंग से। ये एक अलग गिरोह है। हाँ, ये एक अलग काम है। अब एक तीसरा आता है जो तस्करी का मामला है। बिहार में शराबबंदी है। जितने बिहार से सटे बॉर्डर हैं जिले के, उत्तर प्रदेश के, धकाधक शराब जा रही है और महंगी जा रही है। लोगों को महंगी शराब पीनी पड़ रही है। चौथा, लॉकडाउन में सरकार ने शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया लोगों को कि कुछ आमदनी बढ़े, अर्थव्यवस्था संभले। तो ये भी एक समस्या है। अभी आपने सुना होगा ब्रजेश जी कि भारती सिंह को गांजा पीने के आरोप में पकड़ लिया गया। आपको पता है, जो हास्य कलाकार हैं, इसके पीछे भी जो है शराब सिंडिकेट है। शराब पीने वाले जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि लोग सस्ता नशा करें। वो चाहते हैं कि लोग शराब ही पिए, गांजा और भांग ना खाएं। गांजा और भांग हमारे देश का बहुत प्राचीन नशा है और सस्ता नशा रहा है। लेकिन ये जो शराब वाले हैं, ये कहते हैं कि गांजा पीने वाले शराबियों के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, इसलिए इनको एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करा दो जी, है ना। अब अगर गांजा पीना ब्रजेश जी अपराध है, तो ये बताइए कि ये जो बाबा, साधु, नागा, ये सब पीते खुलेआम, इनको सबको जेल में डाल देगी सरकार और शराबियों को सम्मानित करेगी। लॉकडाउन में दुकान खुलवा के शराब बिकवाएगी। शराब पीकर लखनऊ लोग मर गए।
और कार्रवाई हो गई पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे पर, और आबकारी आयुक्त सुजीत पांडे आबकारी आयुक्त से बहुत सीनियर अधिकारी हैं। ये बहाना ढूंढा जा रहा था उनको हटाने का, या कहीं और का मामला कहीं और निकाल लिया गया? अरे भाई, आबकारी विभाग के ठेके से शराब पीती लोगों ने, कोई अवैध शराब पीने से थोड़ी लखनऊ में लोग मरे थे। इसमें तो आबकारी इंस्पेक्टर डीओ को आपने हटाया, तो प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त की भी तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। ब्रजेश जी, भांग खाने वाले को आप जेल में डाल रहे हो, और शराब पीने के लिए आदमी की जेब में 200-400 रुपया हो तब तो शराब पी पाएगा। और यहाँ 5 रुपया भांग अगर गोली खा लिया तो रात भर मस्त है, 2 दिन तक नशा नहीं उतरता, तो गरीब आदमी गांव का कहाँ से लाएगा रोज इतना पैसा है? और लॉकडाउन में आप करो शराब पियो, बिल्कुल सही। तो ये जी गांजा भांग पीने वालों को बुरी नजर से देखा जाता है, और शराब पीने वाले श्रेष्ठ हो गए। ये सब शराबी और सिंडिकेट और सरकार के अफसर ये सब कराते हैं, ये नहीं चाहते हैं भाई गांजा और भांग पी के आदमी अपनी तमाम इंद्रियों पे साधु संत नियंत्रण रखते हैं, और आप उनको एनडीपीएस में जेल भेज रहे हो। कोई हीरो हीरोइन पी रहा है और शराब पिए, शराब पीने वाले को कुछ नहीं, बार खुलवा रहे हो। बड़ी सारी समस्याएं हैं इस देश में जी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसका भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। मैं तो इसलिए ये सब बातें कहा ब्रजेश जी कि जिससे कि लोग जाने कि इस देश में क्या है। बिहार में शराबबंदी से उत्तर प्रदेश के शराब माफिया करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, उससे पुलिस की भी आमदनी है, आबकारी की भी आमदनी है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो छोटों के गर्दन पर खाली चलाया जाता है। लखनऊ अकेला कोई जगह नहीं है जहां पर यह पहली घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं हुई हैं और कार्रवाइयां हुई हैं। ये कहते हैं कि पोंटी चड्ढा नकली शराब पता नहीं कितना बिकवाता है क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि कच्ची शराब से मौत होने पर अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेदार है। सरकार की बड़ी बदनामी होती है। मलिहाबाद, उन्नाव, अभी देखिए पिछले साल हुआ था, बाराबंकी, कई सारी घटनाएं हुई हैं, तो इन पर सोचना होगा। जी बीरेन जी। लेकिन ठीक है, अब हम आपको सबको इसी व्यवस्था में रहना है। सत्ता में जो दल होता है वो कहता है कि इनकी सरकार में इतना पिया जाता था इसलिए लोग मरते थे, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। अब कोरोना काल में जिन लोगों ने शराब पिलवाई वहाँ पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन देखिए, सत्ता में अगर ईमानदारी से काम किया जाए, अफसरों पर कार्रवाई होगी तो निश्चित ही तमाम चीज़ें सही होंगी। लेकिन समस्या यह है कि हमारे यहाँ तो बस हर चीज़ की व्यवस्था दूसरी है। जी चलिए मैं 4 लाइनें कहूँगा, है ना जी। जब भी गीता में हमारे यहाँ कहा गया है कि जब सत्य की लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होता है और असत्य की फौज लंबी होती है, लेकिन जो सत्य पर टिका रहता है तो एक दिन वही जीतता है। दहाड़ती है, चिंघाड़ती है, राजनीति है, गले फाड़ती है, सच को जिंदा गाड़ती है, झूठ के मुर्दे उखाड़ती है, बदलती है पैतरे अक्सर ये, अच्छे अच्छों को पछाड़ती है, और बलवानों को बस ये ताड़ती है, और कमजोरों पर आंख फाड़ती है, और बेगुनाहों को गुनाहगार बना चुपचाप अपना पल्लू झाड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर सिंह जी के पास चलते हैं। समीर सिंह जी, देखिए, प्रथम चरण की डिबेट में ये बात स्पष्ट प्रतीत हुई कि अगर आबकारी विभाग को ठीक कर दिया जाए, इनके भ्रष्ट अफसरों को और इसके सिंडिकेट को अगर तोड़ दिया जाए, तो हम एक बड़ी कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई इस पर कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर हाथ डालने से परहेज क्यों कर रही है? दूसरी बात, बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनकी जिम्मेदारी जिस दिन आप फिक्स करेंगे, नीचे घटनाएं होना कम हो जाएंगी। देखिए ब्रजेश जी, मैं अभी सबको सुना हूँ।
मेरा निवेदन भी रहता है, और आपने हमको देखा भी होगा कि हम सदैव मर्यादा का पालन करते हैं और मर्यादा का पालन होना भी चाहिए। देखिए, अभी मैं पूर्व डीजीपी को सुन रहा था, विक्रम सिंह जी को, सीनियर अफसर, वो भी उत्तर प्रदेश के जब डीजीपी थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इनको किस बात की आपत्ति है कि सुजीत पांडे पर कार्रवाई हो गई। भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कह रहे हो कि पुलिस सम्मिलित है, तो अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा? आप जिस सरकार में डीजीपी थे, किसी भी शराब की घटना में एक सिपाही भी हटाने का अधिकार आपको नहीं था। आप एसएसपी और डीआईजी की तो बात छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, साहब अखिलेश यादव ने पोंटी चड्ढा से मिलकर 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश के शराब के ठीके कर दिए, नए मापदंड को अपना लिया। हमने उसको तोड़ा, हम सरकार के अंदर आए, आप देखें कानपुर के अंदर कार्रवाई हमने किया, बाराबंकी के अंदर किया, लखनऊ के अंदर किया, और कार्रवाई जो जिम्मेदार है उन पर होगी ही होगी। डीओ, आबकारी के डीओ को सस्पेंड किया, एडिशनल कमिश्नर को हटाया, पुलिस कमिश्नर को हटाया। इसके पहले भी जिन जिलों के अंदर समस्याएं रही है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। भाई, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई इस नाते हो रही, आप पुलिस को दोषी भी मानते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, विक्रम सिंह जी सीनियर आदमी है। आप एक चीज उठा के देख लो, पिछले 10 सालों में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में कितने आबकारी अधिकारियों और आबकारी के सिपाहियों की भर्ती हुई, और हमारी सरकार में कितनी भर्तियां हुई, पिछले सरकारों में कितनी पुलिस। अरे आपने कार्रवाई की क्या की ये बताओ ना। 987 लोग मरे हैं, और आप आप चड्ढा की बात कर रहे हो। आज भी राजू चड्ढा की ही सप्लाई है, आपको पता नहीं है। आप एक बारी जानकारी कर लो, अभी भी राजू चड्ढा की ही शराब बिक रही है। अभी द्विवेदी जी से पूछवा दूंगा सब, अभी भी आपको नहीं पता बात असली। हर शराब वही बेच रहा है। हमने कार्रवाई किया। ओके, यस विक्रम सिंह, बाराबंकी में हमने सुन लीजिए, 20 सेकंड बात कंप्लीट करिए। सब जगह कौन आया? समाजवादी पार्टी का नेता उसमें। तो करो कार्रवाई, कौन रोकता है समाजवादियों पे? स्ट्रिक्ट एक्शन लो, और मैं कहता हूं इन पर डबल मुकदमे करो। कार्रवाई तो कर रहे हैं। समाजवादी पकड़ा जाए तो मेरी डिमांड है डबल मुकदमा किया जाए, 2 थाने में मुकदमा करो उस पर। ऑलराइट, विक्रम सिंह जी गो अहेड। 1 सेकंड रुकिएगा समीर सिंह जी, प्लीज। ओके, थैंक यू। अब आपने जो आरोप लगाए हैं विक्रम सिंह जी जवाब देंगे। वैसे मैं जानता हूं ये अपने समय के सबसे ताकतवर डीजीपी रहे हैं। यस विक्रम सिंह जी गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर समीर जी अपना होमवर्क कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहते, क्योंकि उन्होंने होमवर्क किया नहीं। मैंने अपने कार्यकाल में 555 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, तबादला नहीं किया था, बर्खास्त किया था। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। सुजीत पांडे की क्या गलती थी? उनको तो अधिकार ही नहीं था कि पुलिस कमिश्नर को कि जाके सरकारी ठेके की इंस्पेक्टर चेकिंग कर सके। आपने दरअसल एक ऐसे आदमी को किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। अब मैं खुल के आप पे आरोप लगा तो मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं। आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि आबकारी आयुक्त और आबकारी कमिश्नर के ऊपर आप कार्रवाई कर सकें, क्योंकि आपको अगर नैतिक साहस होता तो आप पहले दिन कर चुके होते। मेरे कार्यकाल में एक भी एक्साइज की मौत है। अरे सुनिए, कमिश्नर को किसने हटाया? और उसके बाद विक्रम सिंह जी, आपकी जानकारी पूरी है, एडिशनल कमिश्नर को हम ही ने हटाया। समीर सिंह जी सुन लीजिए बात को, समीर सिंह जी सुन लीजिए, फिर मैं टाइम दूंगा, जवाब दे देना। मेरे कार्यकाल में एक भी एक्साइज की मौत नहीं हुई थी। पहले जरा होमवर्क करके आया कीजिए। अगर कहीं कोई बात आती थी ऊपर से लेके नीचे तक बर्खास्त होते थे। न मैंने आप तो छोड़कर कप्तान की, मैंने मिनिस्टर को भी बता दिया कि आप जाएंगे जेल, और भेजा भी जेल मिनिस्टर्स को, एमपीस को, एमएलएस को। आप किस तरह होमवर्क करके आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ऑलराइट, मेरे साथ इसके द्विवेदी साहब हैं। द्विवेदी जी, आप मुझे बताइए कि आखिर क्या कारण है कि हम बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई से परहेज करते हैं? बहुत दबाव पड़ा, बहुत मीडिया स्कैंडल बना,
तो मैं देखता हूं कि एक खबर आती है कि साहब डीईओ हटा दिया गया या डीईओ सस्पेंड कर दिया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, और 15 दिन बाद वो बहाल भी हो जाता है। विक्रम सिंह जी, इसके द्विवेदी जी, मैं दूंगा टाइम, और बाबू सिंह कसवाहा, जस्ट वेट, मैं दूंगा टाइम आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, प्लीज वेट। अधिकारी की हैसियत नहीं थी नसीमुद्दीन के खिलाफ द्विवेदी जी बोलिए प्लीज। चैनल पर बैठ के जस्ट वेट। अरे तो आप कार्य मंत्री पे कार्रवाई कर दीजिए ना। ये ओके, दोनों में बहुत अंतर है विक्रम सिंह। ओके यस, द्विवेदी जी गो अहेड। समीर सिंह जी गलत कर रहे हो अब आप, प्लीज मत डिबेट डिस्टर्ब ना करें। यस द्विवेदी जी बोलिए प्लीज। ब्रजेश जी देखिए, जहां तक प्रश्न है नियंत्रण का, ये एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है सरकार को, जो वर्तमान में जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं वो वास्तविकता से थोड़ा सा वेरिएट कर रहा है। अगर हिम्मत है तो ये सरकार जिस दिन तय कर लेगी, 1 महीने के अंदर मैं गारंटी करता हूं कि प्रदेश में अवैध शराब का काम कम हो जाएगा और 6 महीने के अंदर खत्म किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये नेक्सस इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा इसमें धन उगाही इन्वॉल्व्ड है कि वो जो ये माफिया होते हैं, जिनको जो अवैध शराब बनाते हैं, बेचते हैं और ला के रखते हैं, उनका सर आप चूंकि एक आईएएस ऑफिसर रहे इसलिए आप आईएएस अफसरों पर आरोप लगाने से बच रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आबकारी आयुक्त की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था आपको, मैंने विक्रम सिंह जी की बात को सपोर्ट किया था और ये कहा था कि जो भी इसके लिए वरिष्ठतम अधिकारी अथवा राजनीति की सत्ता में शीर्ष पर बैठा हुआ वरिष्ठतम व्यक्ति है, वो सभी जिम्मेदार हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑलराइट, विवेक साइलस मैं आपसे समझना चाहता हूं भाई, घूम फिर के इल्जाम आप ही की पार्टी पे लगा रहे हैं कि आप ही लोग हैं, तो क्या आप ये सहने को तैयार हो कि आपके खिलाफ डबल मुकदमा हो? ओके, मैं दूंगा टाइम, लास्ट में आपको पूरा प्रॉपर दूंगा, आप सबका जवाब समेट देना। यस विवेक साइलस गो अहेड। जी ब्रिजेश जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आपके के खिलाफ डबल मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अगर कोई इन्वॉल्व है तो होना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं विजय जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत पड़ गई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो तो पिछली सरकार दोषी, अभी कोविड की बात आई तो ये हुआ दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली की सरकार दोषी, अब आबकारी की बात हुई लोग मर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी दोषी। अरे जहां की पुलिस बाकायदा उनके यहाँ वायरल हो रहा है कि चंदौली की पुलिस किस किस थाने से कहां से क्या उगाही हो रही है। अभी प्रधानमंत्री की जी का क्षेत्र देख लीजिए, बनारस में लंका थाना, एक सूची वहां सूची जारी हुई कहां से कितना पैसा आ रहा है, किस शराब के ठेके से कितना पैसा आ रहा है, वो भी एक आईपीएस अफसर ने कितना पैसा आ रहा है। ये तो वो सरकार है ब्रिजेश जी जहां गौ सेवा के लिए इन लोगों ने शराब का रेट बढ़ा दिया हो, आपको याद होगा। ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और बैठ के पिछले सरकारों को दोष देती है। आपको क्या कठिनाई है? आप कहिए कि जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, जेल डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, चाहे वो कोई हो। और अगर समाजवादी है तो डबल मुकदमा नहीं, ट्रिपल मुकदमा होना चाहिए। ऑलराइट ब्रजेश सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश में ये जहरीली और अवैध शराब का कारोबार के पीछे के नेक्सस कितना स्ट्रांग है? देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री जहर फैला रहा हो, राज्य में राम नाम सत्य कराने का भाषण मंच से करता हो, जिसने पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स करके अहंकार में 4-5 अधिकारियों के मुट्ठी में कैद हो गया हो, आप कौन सी राम राज्य की परिकल्पना उत्तर प्रदेश में कर रहे हो? क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते। मैं एक पेपर की कटिंग काट के रखता हूं, 20 मार्च 17 के बाद से वही आंकड़ा आपको बताया हूं। सारी चीजों में सरकार फेल है, केवल भाषण की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, और भाषण से कोई चीज सुधरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबा भाषण करते हैं, हमने ये किया, और इनका पूरा फोर्स तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को रगड़ने में लगा हुआ है। किसी अपराधी को कोशिश करते, 2-4 आदमी को पकड़ते तो शायद कोई अपराध रुकता। इन्हीं की सरकार में आपने सुना होगा कि 6 माह की बच्ची के बलात्कार के बाद भेजा निकल के खाया गया होगा। इन्हीं की सरकार में नरपिशाच पकड़ा गया है अभी बांदा में। तो ये सब चीजें भाषण करना बंद करें, 4 साल बीत चुका है। यस, ऐसे मसरफ, ये कलंक है हमारे उत्तर इस सिंडिकेट पर हाथ डालने से परहेज क्यों? मैं कहता हूं कि इस सिंडिकेट पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। अभियान चलाकर कार्रवाई करो इन सिंडिकेट पे। जब इनके अपने लोग शराब के दलालों को पकड़ो। जब इनके अपने लोग हैं तो कार्रवाई कहां से होगी? इनके अपने लोग खुद इसमें इन्वॉल्व है तो कार्रवाई कहां से होगी? आपको याद होगा
कि सुजीत कुमार पांडे जी ने यही तो गलती की थी। यह आज का मामला नहीं है। प्रोटोकॉल का पालन किया, कोविड को लाइन लगा के शराब बिक रही थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार की निगाह के किरकिरी उसी दिन बन गए। इलाहाबाद में आप कार्रवाई करते हैं इंस्पेक्टर और जो है कांस्टेबल लेवल पे, और जब हाथरस का कांड होता है, इस तो समीर सिंह और इनकी सरकार की आदत है डाइवर्ट करना और झूठ बोलना। जब वहां का कांड होता है, रातों रात आप जलाते हैं तो कह देते हैं दंगा हो जाएगा और इसमें फॉरेन फंडिंग शामिल है। तो ये बीजेपी का काम है यहां की जनता को गुमराह करना। ये खुद नक्सल चला रहे हैं, इन्हीं के लोग शराब माफिया हैं, इन्हीं के लोग जो हैं इसके जिम्मेदार हैं जितनी भी मौतें हो रही हैं। और आपको हम चैलेंज करते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी वाकई निष्पक्ष है तो इसकी जांच करा के सामने लेके आए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सैयद तकी साहब, आपको क्या लगता है इस सिंडिकेट पे हाथ डालने से परहेज क्यों किया जा रहा है? मैं तो कहता हूं ऊपर से कार्रवाई शुरू हो। अगर पारदर्शिता है, विल पावर है, ऊपर से कार्रवाई शुरू हो। विजय जी, जो सैया भाई थानेदार तो डर कहेगा, फिर तो चल छैया छैया है। तो ये सब कुछ नेक्सस है, मिला हुआ है, ऊपर से नीचे तक पैसा जा रहा है, जैसे सब लोगों ने कहा, तो इसको कौन रोकेगा? दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार जो है आपराधिक मानसिकता से लगातार काम कर रही है। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा रहा है। और कार्रवाई किस पे हो रही है? जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी और कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनको फौरन सरकार जो है कार्रवाई करती है, उनको जेल में डाल देती है, पुलिस को पीछे लगा देती है, घरों से जाके रात में उनको उठा रही है कार्रवाई के खिलाफ। समीर सिंह, आपके पास 1 मिनट जवाब दीजिए। 1 मिनट। ऑलराइट, समीर सिंह केवल 1 मिनट बोलिए, उसके बाद विक्रम सिंह जी बोलेंगे। देखिए ब्रजेश जी, मैंने विक्रम सिंह जी को भी सुना, बाकी लोगों को भी सुना। जो आरोप है सब निराधार है। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि वो उत्तर प्रदेश में है कहाँ, उनके नेता कहाँ है। हम हाँ या नहीं है उसको छोड़िए, आप सरकार चला रहे हैं, आप बताइए। आप तो हाशिए जो अहंकार दिखा रहे हैं, पुलिस के बदले को खत्म कर देना चाहते हैं, चड्ढा से उस पर बात करिए। बेच दिया अवैध शराब के लिए तलवार चाटने वाली विचारधारा जब डीजीपी ने बसपा की सरकार थी, तब इनको किसी भी डीजीपी को बसपा की सरकार में किसी भी डीजीपी को जिले में एसएसपी पोस्ट करने का अधिकार नहीं था। अधिकार था बालसेप के उस मंडल के कोऑर्डिनेटर को सर्टिफिकेट। अरे ये बड़े ताकतवर डीजीपी रहे हैं, आप शायद पता करो। विक्रम सिंह से बड़ा डकौर था ये शशांक शेखर की नहीं सुनते थे। की किताबें, नकली किताबें बनवाते हुए पकड़े गए थे। मुझे पता है नकली किताब बेचते हैं ये लोग, इन्हीं के पदाधिकारी नहीं पकड़े गए थे क्या? थैंक यू। ऑलराइट, विक्रम सिंह जी फाइनल वर्ड। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। विक्रम सिंह जी बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू समीर जी शुक्रिया। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी शुक्रिया। समीर जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा विक्रम जी। थैंक यू समीर जी, थैंक यू। यस विक्रम सिंह जी गो अहेड प्लीज। जनहित में केवल 3 बात। पहली चीज, ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं, जब मेरे ऊपर करिएगा तो हमारे बारे में समीर सिंह साहब चर्चा कीजिएगा, लेकिन मैं इस योग्य नहीं कि मेरे ऊपर डिबेट करें प्राइम टाइम में। नंबर 2, जनहित में अब प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। संगठित अपराध के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनकी कुर्बानी होनी ही है। नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अरे जो शीर्षस्थ कुल्हाड़ी करे, और ये कह रहे हैं कि आप कमजोर डीजीपी थे। हम लोग तो जानते थे आप बड़े ताकतवर थे। आप तो शेखर की भी नहीं सुनते थे। बोलिए, वाकई नहीं सुनते थे। और ओपी सिंह की बात करिए, जो है ये 3 साल आपके मन में जिसको 3 साल धोया, समीर सिंह साहब ठीक नहीं। केवल विक्रम सिंह जी बोलेंगे। अरे सम्मानित अधिकारी को बोलने दो भाई। बोलिए प्लीज। विक्रम सिंह जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। विक्रम सिंह जी ये बता दें कि उनको मेरे बारे में डिबेट अलग से हो सकती है। डिबेट मेरे बारे में धन्यवाद। समीर सिंह साहब की डिबेट मेरे बारे में नहीं है। आबकारी विभाग के बारे में, शराब की मौतों के बारे में है। शराब की मौतों के बारे में चर्चा करें। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और क्योंकि आप मौतों के बारे में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है। आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि मौतों के बारे में बात करें। इधर उधर की बातें कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, गैर जिम्मेदाराना बात यही तो करते हैं। दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये अवैध शराब और जहरीली शराब बेचने वालों के सिंडिकेट पर कठोर कार्रवाई करेगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आबकारी विभाग में भी सफाई अभियान उत्तर प्रदेश की हुकूमत चलाएगी, क्योंकि कुछ अफसर लगातार बैठ के इस सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और उनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।